Hello, good morning children. Today we'll study class 10th history, the rise of nationalism in Europe. आज हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशंस एंड द आइडिया ऑफ नेशंस. आइडिया ऑफ नेशंस हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो देखिए क्या लिखा है. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम with the French revolutions in 1789. France, you would remember, was the full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. The political and the constitutional change that came in the wake of the French revolutions led to the transfer of the sovereignty from the monarchy to the body of the French citizens. The revolutions proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nations and shape its destiny. अब देखिए क्या है इसमें कि किस तरीके से बता रहा है कि आपको आपने देखा कि जो देशभक्ति की भावना जो थी, वो नेशनलिज्म जो था, वो कब आया फ्रेंच में. हम बोल सकते हैं 1789 के दौरान. फ्रांस में उससे पहले जो था फ्रेंच मोनार्च रूल चलता था, राजा महाराजाओं का राज चला करता था. उस समय जो था आपका जो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो आए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो राजा, अब उसमें ये बोला गया कि जो राजा की नहीं चलेगी, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा उसी तरीके से सबको फॉलो करना होगा और वही कानून बनेगा. ठीक है. और सोवर्निटी और जो संप्रभुता मीन्स पहले फ्रांस में सबसे ऊपर होते थे राजा महाराजा. लेकिन अब कब रेवोल्यूशन के बाद, दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज़ 1789 के बाद से बोला गया जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो लोगों ने कहा कि सबसे पहले ऊपर अब लोग होंगे, लोग वहाँ के जो सिटीजन्स होंगे फ्रेंच सिटीजन्स होंगे, ना कि महान राजा महाराजा, है ना. तो इनको महत्व दिया गया, किसको, आम सिटीजन्स को, फ्रेंच सिटीजन्स को बोला गया. रेवोल्यूशंस में कहा गया कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो कौन है, वो देश के सिटीजन्स ही जो इम्पोर्टेंट है वो, और देश के जो सिटीजन्स हैं वही कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वही देश को आगे बढ़ाएंगे और देश का भाग्य को तय करेंगे. मीन्स उनकी डेस्टिनी है, उनके भाग्य को वो तय करेंगे. पहले क्या था कि राजा की चला करती थी, अब जो है वो सिटीजन्स की चलेगी, ऐसा उनका कहना था. ठीक है. अब from the beginning, the French Revolutionary introduced various measures and practice that could create a sense of collective identity amongst the French peoples. तो इसको फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बाद मतलब लोगों को एकता की भावना लोगों के बीच में बनी रहे, ताकि लोग एकजुट रहें, उसके लिए कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी रहे, मीन्स एकता की भावना सब में रहे. तो उसके लिए कुछ किया गया. क्या किया गया amongst the French peoples? तो सबसे ये क्वेश्चंस अलग से भी पूछा जा सकता है आपसे. हाउ द कलेक्टिव आइडेंटिटी और द सिटीजन्स इस्टेब्लिश इन फ्रांस. कैसे इस्टेब्लिश किया कलेक्टिव आइडेंटिटी, एकता की भावना कैसे इस्टेब्लिश की गई फ्रांस में, तो ये आपको बताना होगा, है ना. द फ्रेंच लोगों के बीच में, फ्रेंच पीपल के बीच में कैसे इसकी भावना को जागरूक किया गया. तो फर्स्ट क्या था, द आइडिया ऑफ ला पैट्रे एंड द ली सिटियानो, मीन्स आप बोल सकते हैं द फादरलैंड, और ये जो सिटीज़न है, हाँ, ली सिटीज़न मीन्स द सिटीजन्स एम्फेसाइड द नोशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉय इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. जो यहाँ जिनका जो ये फादरलैंड है ना, और आपका जो यहाँ के सिटीजन्स है उनको क्या है, इक्वल राइट को वो इंजॉय करेंगे, उनके पास क्या होगा, इक्वल राइट्स होंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके. न्यू फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया ट्राई कलर का, और किसको रिप्लेस करते हुए, रिप्लेस द फॉर्मर लॉयल स्टैंडर्ड. जो राजा लोगों का फ्लैग्स वगैरह रहता था उसको छोड़ के दूसरे को इंट्रोड्यूस किया गया. मीन्स ट्राई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको बताया गया, है ना.
और द स्टेट्स जनरल्स वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एन एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड एज अ नेशनल असेंबली। जो स्टेट जनरल हुआ करते थे, जैसे आपको पता ही है, क्लास 9th में हमने पढ़े थे कि 3 स्टेट्स होते थे, जो फर्स्ट एंड सेकंड होता थे उसमें नोबल्स और रिच पर्सन्स होते थे, और थर्ड वन जो था जिसमें मिडिल पीजेंट्स, लोअर क्लास बिजनेसमैन्स वगैरह इंक्लूड रहते थे। तो जो स्टेट जनरल जो हुआ करते थे, जो बनाई गई थी, वो क्या थे, एक्टिव सिटीजन्स थे, और एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी थी, और उनका क्या काम था, उनको ये अधिकार था कि उनको वोट देने का अधिकार था। तो उसका नाम को चेंज करके क्या रख दिया गया, अब नेशनल असेंबली, उसके नाम उसको हटा के नेशनल असेंबली रखा गया, जो पूरे देश की संविधान बनाने की सभा, मीन्स पूरे देश का संविधान जो बनाएगा, ऐसी नेशनल असेंबली। ओके, अब न्यू hymns were composed, oaths taken, martyrs commemorated, है ना, commemorated, all in the name of the nations। अब देखिए, न्यू हम्स बनाए गए, मीन्स आप बोल सकते हैं न्यू नए गाने, और ओथ लिए गए। मैटियर्स मीन्स आप बोल सकते हैं शहीदों को याद किया गया, देश के नाम पे जो हमारे जो शहीद थे उनको याद किया गया। Centralized administrative system was put in the place and it formulated uniform laws for all the citizens। Centralized जो administrative system था, मीन्स कुछ लोगों के पास जो अधिकार होते थे, पावर, उसको हटा के एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया जो सब के लिए, फॉर पूरे सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया। ओके, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वीआर एबॉलिश। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी, मीन्स टैक्स आप बोल सकते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ मीन्स टैक्स, और ड्यूज़ जो थे उसको एबॉलिश किया गया, है ना। आप कस्टम ड्यूटीज़ मतलब आप बोल सकते हैं कि जिस तरीके से टैक्स लगते थे, मतलब एक जगह से अपन अंदर काम कर रहे हैं, जो देश के अंदर जो अंदर जो टैक्स लगा करते थे उसको उन्होंने क्या किया, एबॉलिश किया गया। और एंड यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम को अपनाया गया जो वेट एंड मेजर्स के लिए। कि नहीं तो लोग क्या करते थे, यदि आप कुछ 1 किलो मांगने जा रहे हो तो उसके पास कुछ 1 किलो का पत्थर अनुमान लगाएगा कि हाँ ये 1 किलो वज़न का पत्थर है, तो उस वज़न से तोल के आपको दे देगा। तो वो एक्यूरेट है कि नहीं है आप नहीं बोल सकते हैं ना, लेकिन उसने कहा कि 1 किलो का है तो 1 किलो आपको दे देगा। लेकिन उसको हटा के एक एक्यूरेट मेजर्स उन्होंने यूज़ किए, वेट और मेजर्स को अडॉप्ट किया। और रीजनल डायलेक्ट्स we are discouraged and the French has it was spoken and written in Paris become the common language of the nations। और जो फ्रेंच था उसको क्या फ्रेंच जो दूसरी बोलियां थी उसको डिस्करेज करके एक नेशनल कॉमन लैंग्वेज को अपनाया गया, दैट इज़ अ फ्रेंच। द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द destiny of the French nations to liberate the peoples of Europe from the despotism, in other words to help the other people of the Europe to become the nations। अब देखिए इनका ये कहना था कि अब इनका जो मिशंस था ये खाली यही नहीं था कि फ्रांस तक ही रह जाए, फ्रांस तक ही रहे, और ये अब ये आगे और बढ़ाए, कहाँ तक, यूरोप तक इसको लेके जाना चाह रहे थे, ताकि वहाँ जो डिपोटिज़म की भावना थी, जो अपनी मन मर्जी से चलाते रहने, जैसे राजा लोगों का काम था अपनी मन मर्जी से जो चलाते रहते थे, तो उसको नो लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम द टू लिबरेट, मतलब लोगों को भी क्या फ्रीडम दिलाना, जो कि डिपोटिज़म के अंदर में है, राजा महाराजा लोग हुक्म चला रहे हैं बस, तो उनको भी फ्रीडम दिलाएं, ऐसा उनके मिशन था आगे, और इसको आगे बढ़ाते जाएं। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प द अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम द नेशंस। और वो चाहते थे कि यूरोप की जो दूसरे नेशंस भी है, जो दूसरे लोग भी हैं, वो भी क्या एक नेशंस के रूप में फॉर्म हो करके। When the news of the events in the France reached the different cities of Europe, students and the members of the educated middle classes began to setting up Jacobin Club। अब देखिए, अब ये क्या हुआ कि जब ये इस तरीके का जो इवेंट्स था,
फ्रांस का जो दूसरे सिटीज़ में फैला गया, डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप में। तो जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे और जो पढ़े लिखे मेंबर्स थे और एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने एक क्लब में बैठना शुरू किया, जैकोबिन क्लब्स, जिसमें वो डिस्कस किया करते थे कि देश में क्या चल रहा है, आखिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, या क्यों चल रहा है देश में ऐसा, किस तरीके से हम मोनार्ची को हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो डिस्कस किया करते थे वहाँ पर बैठ के। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेनिंग्स, और जो उनकी एक्टिविटीज़ और कैंपेनिंग्स थी, प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज़। और ये इन्होंने जो इन्हीं की जो एक्टिविटीज़ और आपका बोलना चाहिए कैंपेनिंग था, वो फ्रेंच आर्मीज़ के लिए एक वे बनाया, रास्ता बनाया टू मूव। कहाँ मूव किया उन्होंने? उसके बाद हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790s में ये मूव किया वहाँ पे। With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the ideas of nationalism abroad. अब ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर के वजह से अब फ्रेंच आर्मीज़ ने ये शुरू किया कि अब इसको और बाहर विदेशों तक भी इसको ले जाया जाए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे सबसे पहले जो था यहाँ पे रूलर जो थे फ्रांस में, हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले किसका चलता था? लुइस 16 का। लुइस 16 के बाद आए रिपब्लिकन्स, उसके बाद फिर से आए जैकोबिन क्लब जो थे वो चल रहे थे, उसके बाद डायरेक्टरी आई, उसके बाद डायरेक्टरी को हटा के फिर नेपोलियन, हमारे नेपोलियन आए फ्रेंच में। तो जो डायरेक्टरीज थी वो थी 5 मेंबर्स की थी। वो जो डेमोक्रेसी थी, तो डेमोक्रेसी को हटाकर कौन आया था? फिर नेपोलियन आए थे, है ना। अब देखिए, विद इन द वाइड swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the, ये देखिए यहाँ पे आपको सब दिखेगा, देखिए फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, नीदरलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, ग्रेट ब्रिटेन है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, स्पेन है इधर हमारा, है ना, अल्जीरिया है, किंगडम ऑफ द टू सेलिस है यहाँ पे, है ना। ये सब आप, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, ये सब आपको पढ़ना है ना, इसको अपने रीड आउट करते रहिएगा। विद इन द वाइड स्वेथ of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already mentioned in the France. अब देखिए, ये जो नेपोलियन थे वो कौन थे? आपके मिलिट्री जनरल थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो डायरेक्टरी चल रही थी उसमें से इन्होंने उसको टेक ओवर किया, मीन्स डेमोक्रेसी को उन्होंने ख़त्म किया और इन्होंने टेक ओवर किया। किसने? नेपोलियन ने। तो इन्होंने वहाँ पे अपने आप को एक डिक्टेटरशिप, इनका अपना डिक्टेटरशिप चला बना लिया वहाँ पे। और इन्होंने एक लार्ज उसके बाद ये क्या करते गए, अपना वहाँ आने के बाद ये बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड वगैरह को भी क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने कॉन्कर करना शुरू कर दिया, अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया इनको। और इस तरीके से वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे ना। और दो रिटर्न टू द मोनार्ची नेपोलियन हैड नो डाउट, ये इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने लार्ज एम्पायर खड़ा करना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी को भी डिस्ट्रॉय किया। बट मेड, और इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था उसमें इन्होंने बहुत ही रैशनल और एफिशिएंट काम किए। ओके, और फिर यहाँ पे जैसे कि उन्होंने सबसे पहले, ये भी क्वेश्चन में आता है ना, कि कैसे उन्होंने काम किया, क्या किया। तो उन्होंने सबसे पहले जो था अपना एक द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, इसको दोनों नाम से आपको अच्छे से याद रखना है कि क्या बोला जाता है। सिविल कोड ऑफ का सेकंड नेम क्या है 1804 का, दैट इज़ नेपोलियनिक कोड। और नेपोलियनिक उसका नाम क्या है, तो सिविल कोड ऑफ 1804, है ना, ये आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहले इन्होंने ये किया कि, और कुछ अच्छे काम किए, गुड थिंग्स डन बाय द नेपोलियन। तो कौन से अच्छे काम किए नेपोलियन ने? तो डेमोक्रेसी को तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो फील्ड था उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। तो जैसे कि उन्होंने डिड अवे
विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, जो प्रिविलेज मिला क्या बर्थ से जो प्रिविलेज मिलता था, जैसे ये जो स्टेट थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट में यदि कोई पैदा हुआ तो उसको क्या था, बाय बर्थ उनको जो अधिकार हैं, स्पेशल प्रिविलेज या बेनिफिट्स मिलते थे वो उनको मिलते थे पहले, लेकिन इन्होंने उसको हटा दिया कि उन्होंने कहा कि आप में काबिलियत है तो आपको मिलेगा, लेकिन एट द बर्थ बाय बर्थ कुछ भी ऐसा प्रिविलेज नहीं मिलेगा। और इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, इन्होंने सबको इक्वल किया लॉ के सामने और फिर इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी दिलाई लोगों को। और दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, और ये जो उनका जो कोड था ये बहुत जगह फैला, जो ऐसे रीजन्स में भी जो इनके कंट्रोल में थे, जैसे कि इन डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली, इन जर्मनी। ओके, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from the serfdom and the manorial dues in the towns. To guild restrictions were removed, transport and communication systems were improved, peasants and artisans works and the new business। ओके, देखिए अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने जो जर्मनी थी, आपको बोलना चाहिए, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को एबॉलिश्ड, द फेडरल सिस्टम, इन्होंने सिंप्लीफाइड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को इन्होंने सिंप्लीफाइड किया। पहले जो जर्मनी था आप बोल सकते बहुत पार्ट्स में बटा हुआ था, बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने सबको यूनिफाइड करके एटलीस्ट 29 to 30 स्टेट्स में बांटा उसको, ठीक है, कर लिया, यूनिफाइड किया उसको। और इन्होंने क्या किया, जो आपका फ्यूडल सिस्टम था, जैसे कि जो राजा के अंडर, मान लीजिए कोई राजा है, उसने क्या किया, अपना एक जगह पे है लेकिन राजा है, वो दूसरे स्टेट्स में और क्या करेगा, वो वहाँ पे अपने सामंत वगैरह बैठा देगा और वहाँ से काम को करना चलेगा, मीन्स काम को कर देगा, पावर को वो क्या सब डिवाइड कर देता है ना, फ्यूडल। तो इस तरीके से उन्होंने, जैसे जमींदारी प्रथा बोल सकते हैं हम इसको, तो इसको इन्होंने ख़त्म किया। और जो आपका फ्रीड फ्रॉम द पीजेंट्स सरडम, और जो सरडम फ्रीड मतलब जो ये जो पीजेंट्स होते थे, इनको क्या था, एज अ लेबरर काम कराया जाता था, लेकिन इनको कम तनख्वाह वगैरह दी जाती थी, पेमेंट्स वगैरह कम दिए जाते थे। तो ये चीज़ें हटाई उन्होंने, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सरडम, उससे हटाया उन्होंने। और मैनोरियल ड्यूज़ मतलब जो बड़े किसान होते हैं वो जो लोन देते हैं दूसरे पीजेंट्स वगैरह को, लोन दे देते हैं ना, तो मैनोरियल मीन्स आप बोल सकते हैं बड़े किसान, तो उन्होंने जो लोन्स वगैरह दिए वो सब ड्यूज़ उन्होंने हटा दिया, बोला कोई किसी का ड्यूज़ नहीं है और सब फ्री है अपना। इन टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वी आर रिमूव। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मीन्स आप बोल सकते हैं कि जिस तरीके से एक मान लीजिए यहाँ फ्रांस में सब है, यहाँ पर एक कम्युनिटी है, यहाँ पर सब आपस में एक दूसरे के साथ क्या करें, ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो मर्चेंट है वो ग्रुप बनाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन पहले ये सब चीज़ें किया जाता था, इसको मना था कि इस तरीके से ग्रुप बना के किसी मर्चेंट्स को काम, देखो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वी आर रिमूव, पहले गिल्ड बनाकर इस तरह मर्चेंट जो है वो ग्रुप बनाकर काम नहीं कर सकते थे, तो इस रिस्ट्रिक्शन को भी उन्होंने हटा दिया। और क्योंकि वो ट्रेड और आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे, है ना। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी उन्होंने इम्प्रूव किया। पीजेंट, आर्टिशियंस, वर्कर्स और बिजनेसमैन जो थे इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, और इनको जो बिजनेसमैन थे उनको ये सारी चीज़ें फ्रीडम बहुत अच्छी लग रही थी। Businessmen and the small scale producers of the goods in a particular begins to realize that the uniform laws, standardized weights and measures, and a common nation's currencies would facilitate the movement and exchange the goods and the capital from one region to another। अब जो बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, उनको पता था ये जो इस तरीके से चीज़ें आई, यूनिफॉर्म लॉ बना, स्टैंडर्डाइज वेट और मेज़र यूज़ हुआ, और आपका कॉमन नेशन करेंसी बनी, और ये चीज़ें हैं जो है, इससे क्या होगा, बिज़नेस जो है बहुत अच्छा एक्सपेंड होगा, मूव करेगा, एक जगह से दूसरी चीज़ों को, गुड्स को एक्सचेंज करना बहुत आसान हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। However, in the areas conquered, the reactions of the local population of French were mixed. Initially, in the many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like the Brussels, Mainz, Milan,
Warsaw, the French armies were welcomed as a barbingers of liberty. जो कुछ जगह पे क्या हुआ था, जो इन्होंने नेपोलियन ने जो काम किए उसको वेलकम किया गया, और लोग चाहते थे कि आप हमारे हमारे देश में भी आएँ और इस तरीके से जो चीज़ें आपने की हैं, चेंजेस लाए हैं, वो हमारे इसमें भी आए। लेकिन कहीं पर क्या हुआ, बहुत जगह क्या हुआ, लेकिन लोगों ने हैम्बर्गर्स ऑफ हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मीन्स ये लोग ऐसे लोग वो बोला जा रहा है कि ये हमें आज़ादी दिलाएंगे, राइट दिलाएंगे, ऐसे लोग हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी माना गया। लेकिन बहुत ये जो इंथू था, इन लोगों के बीच में उत्साह था, ये बहुत जल्द ही जिन्होंने वेलकम किया था इन्होंने वही इसको नापसंद भी कर रहे थे नेपोलियन को, ठीक है। तो सुन ये जो इंथू था इनके बीच में, ये हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया, दैट इज़ मतलब विद्रोह, और आपको बोल सकते हैं कि गुस्से में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनका जो इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स कुछ कारण से ये है कि इनको लोगों ने विद्रोह में बदल गया, इनकी जो चीज़ें अच्छी लग रही थी फिर बाद में विद्रोह में। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि जो ये आपका अरेंजमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है, मान लीजिए कि अब वो तो थे कहाँ के थे, फ्रांस के थे, तो वो हर जगह को कॉन्कर करते जा रहे थे, अपने राज्य को बढ़ाते जा रहे थे ना, सीमा कॉन्कर कर रहे थे। तो लेकिन उनके अंदर में इमोशंस, जो उनकी जो फीलिंग्स है, वो किसके लिए ज़्यादा थी, दैट इज़ द फ्रांस के लिए ही थी। उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स जो थी वो जो थी इमोशंस जो थे वो फ्रांस के लिए ज़्यादा थे, क्योंकि वो एज अ जो मूव कर रहे थे तो वो एज अ फ्रेंच नेशनलिस्ट की तरह आगे मूव कर रहे थे, है ना। तो और ऑब्वियसली थी जो हर चीज़ें हैं, वो प्रायोरिटी किसको आखिर वो बेल्जियम को जीत लिया, स्विट्ज़रलैंड को जीता उन्होंने, लेकिन वो प्रायोरिटी किसको हमेशा देते थे, फ्रांस को प्रायोरिटी देते थे। और तो जो दूसरे लोगों को जिनको उन्होंने कॉन्कर किया, तो उनको लगता था कि जो हम न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव जो बना है, चेंजेस हुए वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो नहीं मिल रही है, हमारा जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है हमारी, वो हमसे खोते जा रही है, ये लोगों को लगने लगा। और इंक्रीज टैक्सेशन, अब उनको टैक्स भी ज़्यादा बढ़ा दिए उन्होंने, टैक्स ज़्यादा लगने लगा। और सेंसरशिप, मतलब जो भी छापना है प्रेस वालों को, जो भी बताना है, तो पहले जब तक गवर्नमेंट उसको आदेश नहीं देगी तब तक वो नहीं छाप सकेंगे, दैट इज़ द सेंसरशिप। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन मीन्स अब उन लोग को कॉन्कर्ड अलग अलग जगह पे जाके कॉन्कर्ड करना है, तो उसके लिए उनको सोल्जर्स भी ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, फोर्सफुली सोल्जर्स को भी बोला, किया गया लोगों को कि तुमको आर्मी में ज्वाइन करना ही होगा करके, इस तरीके से फोर्सफुली उन्होंने किया ताकि वो और यूरोप को कॉन्कर कर सके नेपोलियन। तो ये सब की वजह से थोड़ा सा मुश्किल आई है ना नेपोलियन को। तो ये था। अब इसके बाद हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके।